जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों पिछले वीडियो में अलंकार वाले वीडियो में आपने इतना सारा प्यार दिया, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों को। दोस्तों आज का जो हमारे क्लास रहेगा वो छंद पर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अलंकार आपको ट्रिक के साथ बताया है और मैंने कहा था कि अलंकार आज पहली बार और लास्ट बार आप पढ़ोगे, इसके बाद कभी अलंकार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और वैसे ही उसी तरीके से मैंने अलंकार के सारे प्रकारों को आपको बड़े डीप में 2 वीडियो में डिस्कस किया, 2 पार्टों में मैंने आपसे डिस्कस किया है, ठीक है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को मैंने बड़े अच्छे से आपको डिस्कस किया और बहुत अच्छी ट्रिकों के साथ मैंने बताया है। अब आप लोगों का कमेंट में क्वेश्चन था कि सर छंद को भी इसी तरीके से हमें बता दीजिए, तो आपकी डिमांड पे मैं छंद का लेके आया हूँ आज के क्लास में। आप लोगों ने वैसे थंबनेल में देख ही लिया कि आज की क्लास हमारी छंद के ऊपर होने वाली है। तो छंद क्या है, यानी ये परिभाषा क्या कहता है या छंद क्या कहता है, तो पहले हम छंद की परिभाषा समझते हैं, यानी छंद को समझते हैं कि एक्चुअल में छंद है क्या, छंद क्या है ना, उसको समझते हैं। छंद कहाँ प्रयोग होता है, किस तरीके से होता है, फिर उसके प्रकार या छंद में यूज होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके सारे प्रकारों को हम देखेंगे, है ना। क्योंकि आपको भी पता है, आपने भी पहले कहीं ना कहीं छंद पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि छंद के एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, छंद में क्या क्या चीज़ें आती है। तो इन सब की बात आज हम 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। छंद की परिभाषा की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है कि जिस रचना में वर्णों या मात्राओं के आधार पर, देखो आपको भी पता है कि छंद 2 प्रकार से ही हम पहचान पाते हैं, या छंद का निर्माण 2 प्रकार से होता है, या तो वर्ण के आधार पर, यानी कि जो पंक्तियां उसमें कितने वर्ण हैं, या मात्राओं के आधार पर कि कितनी मात्राएं। तो वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित हो, यदि यति, यति यानी एक ठहराव हो। आपको पता है कि जो छंद होता है उसमें यति, गति, तुक, चरण, पद, ये सारे शब्द आते हैं। तो अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि ये चीजें क्या होती है, बस अभी परिभाषा को समझो कि जिस रचना में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित हो, या जैसे यति यानी ठहराव हो, और गति यानी लय का विशेष नियम हो, और तुक यानी समान ध्वनि वाले शब्द का प्रयोग हो, उसे छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस रचना में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित हो, यानी कि यति यानी ठहराव, और गति यानी लय का विशेष नियम हो, और तुक यानी समान ध्वनि वाले शब्द का प्रयोग हो, उसे छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हमारी कुछ नियमों के साथ है। इसको बेसिक परिभाषा अगर आप कहोगे छंद की, तो सरल शब्दों में कविता को सुंदर या लयबद्ध बनाने वाले नियम को छंद कहा जाता है। यह कविता का क्या है? व्याकरण है। सरल शब्दों में कविता को, कविता का मतलब होता है पद्य साहित्य। देखो आप लोगों को पता है कि गद्य साहित्य लिखने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? व्याकरण की। उसी प्रकार से हमें पद्य साहित्य को लिखने के लिए, समझने के लिए हमें छंद की जरूरत पड़ती है, छंद या अलंकारों का प्रयोग होता है। तो मैंने कहा कि भाई सरल शब्दों में कहूं अगर इस परिभाषा को, तो कविता को सुंदर या लयबद्ध, लयबद्ध यानी एक लय में वो चीजें, जब भी आप छंद वाली पंक्तियों को पढ़ोगे तो उनको हमेशा एक लय में, यानी जिस लय में वो लिखी गई है उसी लय में आप उनको गा सकते हो। आप बिना लय के उन छंदों, उन पंक्तियों को नहीं गा सकते हो, है ना। जैसे आप हनुमान चालीसा गाते हो कि तो करते हो ना कि देखो स्टार्टिंग का जो दोहा होता है कि श्री गुरु चरण, जो चौपाई होती है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाय। तो ये आपने एक अलग लय में पढ़ा। जैसे ही हनुमान चालीसा स्टार्ट करते हो कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, तो ये एक अलग लय हो जाती है। तो हर पंक्ति की अपनी एक लय है। तो यानी कविता को सुंदर और लयबद्ध बनाने वाले नियमों को छंद कहा जाता है, या कविता का व्याकरण है। कुल मिला के ये कहें कि पद्य साहित्य का छंद को हम व्याकरण कह सकते हैं ना, कि पद्य साहित्य का व्याकरण क्या है? छंद है। और गद्य साहित्य का व्याकरण आपको पता है कि किस तरीके से गद्य साहित्य लिखने के लिए हमें बाकी व्याकरण का जरूरत होता है। संज्ञा, समास, सर्वनाम, इन चीजों का प्रयोग होता है ना। बात करते छंद के अंग की। किसकी बात करते? छंद के अंग की बात करते हैं। छंद के मुख्यतः कितने अंग है? 7 अंग है। छंद के मुख्यतः कितने अंग है? 7 अंग है। ये अंग कौन से? ये वो प्रकार है या वो अंग है जिनके माध्यम से हम छंद को समझ पाते हैं कि छंद में एक्चुअल क्या क्या चीजों का यूज होता है, क्या क्या चीजें होती है ना। तो इनका जो छंद
के अंग इनको कहते हैं। तो छंदों के अंग का जो प्रकार है वो कितना है, 7 प्रकारों के छंद के अंग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं छंद के अंग, है ना। अब पहला जो प्रकार है उसको चरण या पद कहते हैं। देखो जब तक ये चीजें नहीं समझोगे, चरण, पद, तुक, लय, ये गति, गुरु, लघु, ये सब नहीं समझोगे, तब तक छंद को नहीं समझ पाओगे। इसलिए छंद को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है कि ये 7 अंग, छंद के जो मुख्य 7 अंग है, इनको अच्छे से याद कर लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे चरण या पद है ना, तो इसको अगर हम फिक्स करते हैं तो इसमें देखता है कि कविता की प्रत्येक पंक्ति को चरण या पद कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय, तो ये एक चरण था पूरा, है ना। हम कहते हैं ना कि इतने चरणों में पंक्ति लिखी गई है ना, या जो चौपाई है वो इतने चरणों में हमारी लिखी गई है, ये चीजें हमारी आती है ना। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीजें हमारी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि चरण और पद में, जैसे मैं आपको और इसको थोड़ा सा डीप में समझाना चाहूंगा और बेसिक तरीके से समझाना पाऊंगा कि यहाँ 2 चीज आपको आ रही है, एक तो चरण आ रहा है और एक पद आ रहा है। तो देखो यहाँ लिखा है प्रत्येक पंक्ति चरण या पद कहलाते हैं। आमतौर पर एक छंद में 4 चरण होते हैं। देखो अगर छंद आया है, मेरी बात सुनना, अगर छंद अगर चौपाई आई है, यानी कि 4 जो चीज होती है, 4 चीज वाली चौपाई आई है, तो 4 पंक्तियों वाली आई, तो उसमें हर जो पंक्ति होती है उसको आप चरण या पद दोनों में से कुछ भी कह सकते हो ना। लेकिन अगर दोहा आया है, तो दोहा में आपको पता है कि यहाँ इस तरीके से बीच में इनको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हम इस तरीके से करते हैं कि पहले तीसरे में इतनी मात्रा, दूसरे चौथे में इतनी मात्रा, तो ये चरण कहते हैं। तो ये फिर चरण हो जाते हैं, ये चरण हो जाते हैं, पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा चरण। और ये जो पूरी पंक्ति होती है, ये पंक्ति को हम पद कह देते हैं। फिर क्या कह देते हैं, पद कह देते हैं। तो आपको ये फिक्स याद रखना है कि पद और चरण चीजें एक है अगर चौपाई आई है तो। लेकिन अगर दोहा आया है तो उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो ये होता है, ये चरण होता है, और जो पूरी पंक्ति 1 और 2, तो इनको हम पद कह देते हैं, पंक्तियों को फिर हम पद कह देते हैं। ये हमारा यहाँ पर आपको समझना है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या चीजें होती है। चलो आपको समझ में आया होगा कि पद क्या है और चौपाई, पद और आपका चरण क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से ना। चलो अब इससे आगे हम समझते हैं, आगे आते हैं, और आगे हमारा आता है वर्ण या मात्रा। देखो यार, जब तक आप वर्ण या मात्रा को नहीं समझोगे, तब तक आप वार्णिक छंद या मात्रिक छंद दोनों को ही नहीं समझ पाओगे। क्योंकि वार्णिक छंद में वर्णों के आधार पर बताना है, मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर बताना। तो ये होता क्या है, तो ये मैंने वर्णमाला में बहुत अच्छे से बताया। वर्ण क्या होता है, अक्षर को वर्ण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक लघु होता है और एक हमारा दीर्घ होता है। लघु में जो एक छोटी मात्राएं होती है, जैसे अ की, ई की, ऊ की या री की, ये जो मात्राएं होती है ये आपके लघु होते हैं। और लघु को आप छंद में किस तरीके से काउंट करते हो, एक डंडा जो होता है, जिसे एक आप लिखते हो, या इस प्रकार का जो डंडा होता है, ये आपकी लघु मात्राएं छंद में आप काउंट करते हो। जब भी आप छंद के एग्जाम्पल में मात्रा काउंट करोगे तो इस प्रकार के चिन्ह से आप लघु मात्रा को काउंट करोगे। दीर्घ मात्रा, यहाँ पर दीर्घ आ, दीर्घ ई, ऊ, ए, ओ, औ, अम और आ, इस प्रकार का आएगा, तो ये आपका दीर्घ होगा, यानी एस होगा, है ना। तो ये इस जहाँ दीर्घ मात्रा यानी जहाँ 2 मात्रा होगी, वहाँ पर एस के सिंबल से आप उनको दर्शाओगे, यानी 2 मात्राएं। तो मुझे जब मैं एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ें बताऊंगा, तो फिर मुझे वहाँ ये समझाने की जरूरत नहीं है कि इसमें मैंने अगर इस तरीके की मात्रा मैंने वहाँ पर काउंट करी, तो ये समझाने की जरूरत नहीं है कि ये 3 है ना। ये कितनी मात्राएं होगी, 3, क्योंकि ये 2 है और एक ये 3। तो इस प्रकार से मुझे गिनाने की आपको फिर वहाँ जरूरत नहीं होना चाहिए, वहाँ आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ण या अक्षर हमने देख लिया, जिसमें हमारा मात्राओं को हमने देखा कि क्या होता है। फिर आता है यति। फिर क्या आता है, तीसरे नंबर पर हमारा आता है यति आता है। यति क्या है, कविता पढ़ते समय जहाँ थोड़ा रुकना पड़ता है, उसे यति यानी विराम कहते हैं। आप लोगों को पता है कि कोई पंक्ति पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी जगह थोड़ा सा विराम लेते हैं, या थोड़ा वहाँ विराम चिन्ह लगा होता है। तो जहाँ पर विराम चिन्ह लगा होता है, वो जो चिन्ह लगा होता है, जहाँ हम हल्का सा रुकते हैं, हमारी वाणी को थोड़ा सा धीमा करते, उसे यति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यति कहते हैं ना। जैसे कहते हैं ना कि 12-13 की यति पर यानी कि यति 12-13 की यति पर, यानी कि 12-13 जो मात्रा है उसके बाद यति हुई, यानी विराम हुआ। तो इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं ना। फिर आता है गति क्या होती है, गति होती है कविता के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। यानी जो कविता है उसका जो एक लय है या उसका जो प्रवाह है, उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं, है ना। ये हमारा एक लय है, गति है। फिर आता है तुक। फिर क्या आता है, तुक क्या होता है, पंक्तियों के अंत में आने वाले समान ध्वनि वाले शब्दों को तुक कहते हैं। जैसे आपको पूरी एक पंक्ति लिखी और उस पंक्ति के लास्ट
लास्ट में र और र दोनों में र आ रहा है, यानी ऊपर वाली पंक्ति में भी और नीचे वाली पंक्ति में भी सेम शब्द आ रहा है, र दोनों में सेम आ रहा है, यानी तुक आ रहा है। कैसे इसको क्या कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं। तुकबंदी यानी सेम समान स्वर आना, समान चीजें आना, यानी कि अगर वहां पर समान स्वर और व्यंजन है तो यहाँ पर भी समान स्वर और व्यंजन आ रहा है, तो ये तुक होता है हमारा। यानी दोनों पंक्तियों के एंड में देखना है, दोनों पंक्तियों के एंड में समान चीजें आना, वो आपका तुक है ना। फिर आता है गण। गण क्या है, देखो गण का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 3 शब्दों वाले 3 वर्णों वाले, उसको क्या कहते हैं, 3 वर्णों के जो एक समूह होता है उसको हम गण कह देते हैं। गण अभी मैं आगे आपको जब वार्णिक छंद बताऊंगा तब ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि गण क्या होते हैं, और गण के जो 8 प्रकार है इन पर भी हम डिस्कस करेंगे जब वार्णिक छंद पढ़ेंगे ना। तो अभी के लिए इतना समझो कि गण क्या है, जिसमें 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गण कहते हैं। और हमारा लास्ट अंग जो है इसमें संख्या या क्रम, संख्या या क्रम है ना। संख्या या क्रम क्या होता है, मात्रा या वर्णों की गिनती को संख्या या लघु और गुरु के क्रम को क्रम कहते हैं, यानी कि वर्णों की गिनती हो या मात्राओं की गिनती हो, उनको संख्या का एक क्रम कहते हैं, यानी किस क्रम से ये चीजें आई है। तो ये पूरा एक छंद को समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिनके 7 प्रकार है। ये 7 के 7 प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, समझा भी दिए कि कैसे किस तरीके से प्रयोग होते हैं। अभी एग्जाम्पल के रूप में और आगे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो छंद की बेसिक चीज हो गई, परिभाषा और उसके अंग। आज बात करते हैं छंद के प्रकार की। क्या बात करते हैं, छंद के प्रकार की। देखो यार, मैं जो न्यू व्यूअर्स है मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पूरा जो वीडियो है ये लंबे टाइम का क्यों होता है मेरा, क्योंकि मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाता हूँ, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 मिनट में आए और जो चीजें थी, मतलब पूरी एक तरीके से ये जो प्रकार और अंग है ये बता के चले गए। यार जो बच्चा अगर उसको इतना ही समझ में आता है तो फिर वो वीडियो क्यों देखता है, वो खुद से पढ़ लेता है। अगर इतना ही समझ में आता है उसको, ये तो उसको कहीं भी बुक में मिल जाता ना, ये जो आप 10 मिनट में दे रहे हो। मेरा मकसद होता है कि मैं बच्चे को हर एक डीप चीज समझाऊं कि यार छंद आया तो उसमें गति क्या है, तुक क्या है, लय क्या है ना, ये सारी चीजें मैं उसको बताऊं। तो आप लोग अगर न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, किसी तरीके के मजेदार वीडियो और अच्छे अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर और किस पे वीडियो बनाना है, और साथ में आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो ये आप एक तरीके से आप लोगों का हमारे मोटिवेशन बढ़ाने का एक उपकार है, कि आप मेरे ऊपर एक मोटिवेशन बढ़ाने का उपकार कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा, देखो यूट्यूब पे तो हमारा प्रेम भाव यही है, एक सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना। ये अगर आप करते हो तो यानी आपका प्यार हमारे ऊपर है, तो और एक अलग से एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए चीज़ें करने के लिए ना। छंद के प्रकार की बात करते हैं। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद, 3 प्रकार के। छंद के जो प्रकार है मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला जो होता है वो मात्रिक छंद है ना। इसमें क्या होता है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गिनती के आधार पर होती है उसे मात्रा कहते हैं। यानी कि आपको कोई एग्जाम्पल दिया और उसमें उसकी गिनती आप उसकी मात्राओं के आधार पर कर रहे हो, तो ये आपका क्या है, मात्रिक छंद है ना। फिर आता है वार्णिक छंद। जिन छंदों की रचना आप वर्ण अक्षरों की गिनती के आधार पर करते हैं वो आपका क्या होता है, वार्णिक छंद होता है। फिर आता है मुक्तक छंद। जिन छंदों में मात्राओं या वर्णों का निश्चित नियम नहीं होता है, ये क्या होता है, हमारे नियम मुक्त होते हैं। यानी कि मुक्तक छंद में क्या होता है, ना तो मात्रा और ना ही वर्णों के आधार पर आप ये बता पाते हो कि कौन सा छंद है। आप डायरेक्ट इसको क्या है, नियम मुक्त छंद होता है, इसमें मात्रा और वर्णों के आधार पर ये चीजें नहीं चलती है। वार्णिक छंद में आपको पता है कि जिन छंदों की रचना अक्षरों की गिनती से होती है वो वार्णिक छंद है। तो ये 3 प्रकार मैंने बता दिए, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और आपका मुक्तक छंद है ना। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मात्रिक छंद को, कि एक्चुअल में मात्रिक छंद क्या है हमारा, है ना। सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, मात्रिक छंद को, कि मात्रिक छंद क्या है। तो मात्रिक छंद के कितने प्रकार है, 3 प्रकार हमारे मात्रिक छंद के। कितने प्रकार है, 3 प्रकार मात्रिक छंद के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार है सममात्रिक छंद। पहला प्रकार क्या है, सममात्रिक छंद। आपको भी पता है कि मात्रिक छंद हो या वार्णिक छंद हो, इनके 3 प्रकार होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। ये 3 प्रकार होते हैं। अब वो मात्रिक है या वार्णिक है ये आपको डिसाइड करना होता है ना। तो मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार है, वही 3 प्रकार मैं बता रहा हूँ, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। सबसे पहले सममात्रिक पे डिस्कस करते हैं। सममात्रिक क्या होता है, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राओं की संख्या बराबर होती है, यानी कि कुल मिला के जिन छंद में उसके जितने चरण होते हैं उनकी सबकी मात्राएं बराबर आनी चाहिए। अगर पहले चरण में यानी कि
अगर 16 मात्रा आ रही तो फिर सब में 16 आना चाहिए, अगर 18 आ रही तो सब में 18, अगर 24 आ रही तो सब में 24, है ना। तो सम मात्रिक होना चाहिए एक तरीके से। कुल मिला के जितने 4 चरण होते हैं, चारों के चारों प्रत्येक चरण में मात्राएं बराबर होनी चाहिए, तो वो आपके क्या होते हैं, सम मात्रिक छंद होते हैं। सम मात्रिक छंद का पहला एग्जाम्पल मैंने एक उदाहरण यानी कि सम मात्रिक छंद का एक प्रकार मैंने यहाँ पर रखा है, और वो प्रकार है हमारा चौपाई। चौपाई किसका प्रकार है, सम मात्रिक छंद का प्रकार है चौपाई। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि चौपाई निम्नलिखित में से किसका प्रकार है, तो सम मात्रिक छंद आपको बताना चौपाई का, है ना। अब इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16 होती है। देखो चौपाई का मतलब है कि 4 पंक्तियों वाला। तो जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरीके से 4 पंक्ति यहाँ पर आई हुई है ना। अभी हालांकि यहाँ एग्जाम्पल में मैंने 2 ही दे रखी है आपको, लेकिन चौपाई में आपको 4 ही पंक्ति आएगी, ये डेफिनेट है ना, डेफिनेटली है कि यहाँ 4 पंक्ति ही आएगी, 100% श्योर है कि यहाँ 4 ही पंक्ति आएगी। तो इसके प्रत्येक चरण जो होगा उसमें 16 मात्राएं होंगी, है ना, याद रखना। चरण यानी कि देखो मैंने कहा था कि चौपाई अगर आए तो पूरी पंक्ति को आपको फिर चरण और पद सेम होता है, लेकिन अगर दोहा आया तो फिर चरण इस तरीके से ये अलग अलग होते हैं और पूरी पंक्ति को आप पद कहते हो। ये आपको ध्यान रखना था, ये मैं आपको बता चुका था। लेकिन यहाँ पर हमारी चौपाई है यानी कि ये हमारा पूरा चरण है ना। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर लिखा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चलो गिन लो इनकी मात्राएं, मैं आपको मात्राएं गिनना सिखा देता हूँ एक जगह पर, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि किस तरीके से मात्राएं गिनते काउंट करते हैं ना। जय हनुमान गुण ज्ञान गुण चलो काउंट कर लो इनको कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 क्यों हो रही है भाई, 16 मात्रा आनी चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ही हो रही, 16 ही हो रही, 16 ही हो रही। कहाँ गलती करी हमने, यहाँ पर भी 2 लगाई, यहाँ पर भी 2 लगाई, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 लगाई, यहाँ पर 2 लगाई, यहाँ पर भी 2 लगाई, यहाँ पर भी 2 लगाई। ठीक है, तो सही आ रहा ना, 16 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं हो रही है ना। नीचे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर एक ही मात्रा है ना, याद रखना, यहाँ पर एक ही मात्रा है। तो ये हो गई 16 मात्राएं, ये क्या हो गई हमारी 16 मात्रा है ना। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, 16 मात्राएं। तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये यहाँ पर जो ये है, ये एक तरीके से गलत सिंबल है, ये सिंबल पूरी तरीके से सही नहीं है। जो मात्रा मैंने यहाँ काउंट करके बताई आपको, ये मात्रा हमारी एक्चुअल में सही मात्रा है, ठीक है, ये हमारी है ना, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि देखो ये हमने मात्रा की काउंट करके आपको बता दिया कि भाई जैसे सम मात्रिक छंद है, तो हमने बताया कि सम मात्रिक छंद का जो पहला प्रकार है चौपाई छंद आता है उसमें। तो चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा यानी 16 मात्राएं होंगी। तो कैसे होगी ये मैंने आपको बता दिया। इसको याद रखने की ट्रिक है कि चारों चरण चौपाई के 16 मात्राएं लेके, यानी कि ये पंक्ति ये देखो। हाँ, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, छंद में पिकअप लाइनें याद कर लो। पिकअप लाइनें कैसे, चारों चरण चौपाई के 16 मात्राएं लेके, चारों चरण चौपाई के 16 मात्राएं लेकर, ये एक पिकअप लाइन याद हो जाएगी। तो चारों चरण चौपाई के यानी कि चौपाई के चारों चरण में कितनी 16 मात्राएं होंगी लेकर, है ना। तो ये एक तरीके से पिकअप लाइन, इस तरीके से याद करोगे तो चौपाई छंद की आपको मात्राएं भी याद हो जाएगी और उसका ट्रिक भी याद हो जाएगा। फिर आता है हमारा अर्धसम मात्रिक छंद। क्या आता है, अर्धसम मात्रिक छंद, हमारा मात्रिक छंद का दूसरा प्रकार अर्धसम मात्रिक छंद। ये क्या कहता है अर्धसम मात्रिक छंद, चलो इसको डिस्कस करते हैं हम। अर्धसम मात्रिक छंद कहता है कि जिस छंद के पहले और तीसरे यानी कि विषम, पहला और तीसरा क्या होता है, विषम होता है ना चरण में, तथा दूसरे और चौथे यानी कि सम होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है, सम होता है। आपको भी पता है कि ओड और इस तरीके से जो चीजें होती है, तो आपका पहला तीसरा विषम होता है, दूसरा चौथा सम होता है।
चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है, यानी कि छंद देखो अर्धसम मात्रिक छंद में क्या होता है, अर्धसम मात्रिक छंद में जो विषम चरण होते हैं विषम चरण में, और जो सम चरण होते हैं इनमें सम में बराबर और विषम में बराबर, इस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलता है ना। तो जैसे इसका पहला प्रकार हम देखते हैं कि अर्धसम मात्रिक छंद का पहला प्रकार जो है वो दोहा है, दोहा छंद आता है ना। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। कितनी कितनी होती है, 11-11 मात्राएं होती है। चलो इसका पहला और आपको मैं एक दूसरा मतलब एक पहला और एक दूसरा चरण मैं आपको बता देता हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। देखो आपको भी पता है कि ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज। इसके बाद यहाँ पर ड्रेस विराम करके आता है निज मन मुकुर सुधा, ये दोहा है ना। तो मैंने आपको कहा था कि जब दोहा आता है तो दोहा का जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला चरण होता है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण होता है। अब इसके आगे इस दोहे को अगर मैं पूरा करूँ तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाहे। बरनऊ रघुवर विमल जसु, तो ये बरनऊ रघुवर विमल जसु ये जहां तक है ये तीसरा चरण, और बलदायक फल चाय ये हमारा चौथा चरण है। तो इस प्रकार से 4 चरण होते हैं। और अगर इनको पद की बात करो तो ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार ये एक ही पद है और नीचे वाला दूसरा पद है, इस तरीके से होता है हमारा, है ना। तो याद रखो कि जब दोहा आता है तो दोहा में क्या होता है कि उसके जो विराम वाली चीज होती है, जैसे ये विराम हुआ, यहाँ पर आपको विराम चिन्ह दिख भी रहा होगा, है ना। यहाँ पर आपको विराम चिन्ह दिख भी रहा है कि ये विराम चिन्ह हमारा, तो ये विराम चिन्ह तक हमारा एक चरण होता है, उसके बाद दूसरा चरण होता है, फिर नीचे से तीसरा चरण विराम तक, और फिर अगला हमारा चौथा चरण होता है। तो ये पहला और दूसरा चरण यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरे दोहे का पहला और दूसरा चरण दिया है। तो हमने क्या किया, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। तो हम पहले को देख लेते और दूसरे को देख लेते, तो हमें पता चल जाएगी कि 13-11 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलो इसमें हम काउंट करते पहले में, चलो मैं काउंट करके आपको बता देता हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा ये छोटा ओ की मात्रा है ना, ये छोटा ओ की मात्रा है। ये हमारी 13 मात्राएं होगी। कितनी होगी, ये 13 मात्राएं होगी, है ना। तो ये 13 मात्राएं, ये पहले चरण में हमने देखा, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 11-11 मात्राएं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। तो ये 11 मात्रा हो गई। तो दूसरे और चौथे चरण में हमारी 11-11 मात्रा होती है। तो ये दोहा छंद हमारा परफेक्टली महसूस हो रहा है। अब इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं। दोहा में विषम 13 और सम 11, यानी देखो विषम यानी पहला और तीसरा और सम यानी दूसरा और चौथा, है ना। तो दोहा में विषम 13 और सम 11, इस तरीके से अगर ये पिकअप लाइन याद कर लोगे तो कम से कम दोहा छंद आप कभी भी गलत करके नहीं आओगे। कि कोई एग्जाम्पल पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल दोहा का है, तो याद रख लो कि दोहा में विषम 13 और सम 11, ये याद रख लोगे, पिकअप लाइन याद हो जाएगा चीज, है ना। तो पहले और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो इसके बाद एक और उदाहरण हम देखते हैं। अर्धसम मात्रिक छंद में आता है सोरठा। क्या आता है, सोरठा। सोरठा जो है वो दोहा का जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब कि जैसे दोहा में क्या हो रहा था कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं रहती थी, यहां पर पहले और तीसरे में 11 आएगी और दूसरे और चौथे में 13 आएगी। दोहा का जस्ट अपोजिट है सोरठा, याद रखो। दोहा का जस्ट अपोजिट सोरठा आएगा, यानी कि दोहा में अगर पहले और तीसरे में 13 मात्राएं आ रही थी, दूसरे चौथे में 11 मात्रा आ रही थी, तो सोरठा में डायरेक्ट पहले और तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं आएगी। जैसे यहाँ लिखा है, यह दोहा का ठीक उल्टा है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं होती है ना। जैसे यहाँ पर दिया हो कि निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसु, निज मन मुकुर सुधार, है ना। ये दोहा है कि बरनऊ रघुवर विमल जसु जो फलदायक फल चार, निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अच्छा, ये पंक्तियां ऊपर नीचे दे रखी है ना। पहली पंक्ति है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो 2 सेकेंड, यह क्या है, पंक्तियां ऊपर नीचे दे रखी क्या इन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 ही आ रहा है, और यहाँ पर यह आ रहा है ना।
तो पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होगी ना। हाँ, ये इस प्रकार की पंक्तियां हैं। अब इस पंक्तियों में देखो कि जब आपका पहला, देखो मैंने चरण आपको बता दिया, तो पहले और तीसरे चरण में आपकी क्या होगी, यहाँ पर 11-11 मात्राएं होगी और दूसरे और चौथे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होगी, है ना। ये आपको याद रखना है। कुल मिला के ये है कि दोहे का जस्ट अपोजिट होगा आपका सोटा, है ना। तो यहाँ पर ट्रिक के साथ याद रख लो कि सोटा दोहा का उल्टा है, ठीक वो अपोजिट उल्टा है। तो ये हो गया आपका अर्धसम मात्रिक छंद। फिर आता है आपका विषम मात्रिक छंद। फिर क्या आता है आपका विषम मात्रिक छंद। क्या आता है, विषम मात्रिक छंद। हाँ, ये आप मात्राएं गिन भी सकते हो, मैंने आपको यहाँ पर काउंट करके बता दिए, बिल्कुल परफेक्ट होगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। बच्चे देखते भी नहीं है इतना लंबा, है ना, इसलिए यहाँ पर आप खुद काउंट करना। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जरूर इसको देखना। यहाँ पर ये सही साट हमारा आ रहा है। फिर आता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या कहता है हमारा, इसको देख लेते हैं। विषम मात्रिक छंद क्या कहता है हमारा, जिस छंद के चरणों में मात्राओं की संख्या असमान अलग अलग हो, वह अक्सर दो छंदों को मिलकर बनाओ। यानी कि इसके मतलब हर छंद में अलग अलग मात्राएं होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें पहले और तीसरे में भाई 11-11 है, दूसरे और चौथे में 13-13, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर मात्राओं का जो है असमान संख्या होगी, अलग अलग होगी ना। जैसे इसका पहला उदाहरण है विषम मात्रिक छंद का, जो है पहला उदाहरण है हमारा कुंडलिया छंद। क्या है, विषम मात्रिक छंद का जो पहला उदाहरण है वो कुंडलियां है। कुंडलियां क्या कहती है, यह एक दोहा और रोला छंद से मिलकर बना है। यानी कि जो कुंडली बनी है वो बनी ही किससे, दोहा छंद से और रोला छंद से मिलकर बनी है, रोला छंद से मिलकर बनी है ना। तो अब मैंने अभी दोहा और रोला आपको बता के आया हूं क्या होता है, ये आपको बताया। जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक में अगर आप याद रखोगे, जिस शब्द, देखो कुंडलियां को याद रखने की सबसे बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ये है कि जिस शब्द से शुरू उसी पर खत्म। यानी कि ये कुंडलियां ऐसी है, जिस शब्द से शुरू होती है उसी पर समाप्त होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आंख मिचकर लगा देना कि भाई वहां पर कुंडलियां छंद आ रहा है ना। कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द पर समाप्त होती है। या फिर याद रख लो, दोहा और रोला मिलकर कुंडलियां बना, यानी कि इसका पहला हिस्सा जो होगा दोहा होगा और बाद का जो हिस्सा होगा रोला छंद होगा, है ना। तो ये आपका कुंडलियों का एक तरीके से पूरा आपको ट्रिक के साथ बता दिया कि यार कुंडलियों में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। विषम मात्रिक छंद आया यानी कि कुंडलियां छंद आई, अगर विषम मात्रिक छंद का प्रकार आया कुंडलिया छंद, तो आप डायरेक्ट ये लगाना कि यार इसके जहां से जिस शब्द से शुरू हुआ क्या उसी पे खत्म हो रही है कुंडलियां, अगर हाँ है तो उस पर लगा देना कि ये कुंडलियां छंद हमारी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई खास हमारे पास है नहीं। अब कुछ ट्रिक मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जिसमें मैं चौपाई में पढ़ाया कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है और चारों लाइनों में 16 मात्राएं होती है। दोहा छंद में मैंने बताया कि अर्धसम मात्रिक है, इसके 13 और 11 मात्राएं, यानी कि विषम में 13 और सम में 11 मात्राएं होती है ना। फिर उसके बाद आता है आपका छंद के प्रकार में सोटा। तो सोटा में अर्धसम मात्रिक छंद, जैसे दोहा का उल्टा होता है, जिसमें 11-13 मात्राएं होती है ना, 11-13 की यति होती है, जैसे हम कहते हैं ना 11-13 पर यति होती है, ठीक है। और कुंडलियां जो है उसमें विषम मात्रिक जिस शब्द से शुरू उसी पर खत्म होता है, ये ट्रिक है। या फिर दोहा और रोला मिलकर आपका कुंडलियां बनाता है ना। तो ये आपका एकदम क्लियर हुआ। अब आप चाहते हो कि सर इसमें रोला छंद भी हमें बता दो, बाकी और भी जितने छंद ये सब बता दो। हालांकि ये हमारा भी मात्रिक छंद हुआ। अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको वार्णिक छंद बताऊंगा। वार्णिक छंद क्या है, वर्णों की गिनतियां कैसे होती है और उनके प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर हमें रोला छंद भी बताओ या हम और छंद के बाकी कोई प्रकार मेरे से छूट रहे उनको भी हमें जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बस उसका नाम बताना। कल के वीडियो में मैं वो चीज़ें भी डिस्कस कर दूंगा। और इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कुछ तो कमेंट करना, कुछ भी ऐसा कमेंट करना जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे सुनकर कि हाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा सार्थक है, सही वे में जा रही है मेहनत, है ना। कम से कम मेरी मेहनत सही वे में जा रही है, इसके लिए आपको कमेंट करना है। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हो और यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, मिलते हैं कल अपने टाइम पे छंद के दूसरे पार्ट के साथ।